Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 राजस्थान जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन हम यहां पर कवर करेंगे। साथियों, 30 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर होने वाले हैं और ये मॉडल पेपर है 17 नंबर वाला। अगर आपने अभी तक पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो सब मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है, आपका रिवीजन होता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो सीरीज को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन लेंगे। राज्य में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे सिंधिया। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, इसका जो सही विकल्प है सी होगा। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो, राज्य में पहली बार संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। फिर वापस से इसको शुरू किया गया था। किसने किया था शुरू? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हरिदेव जोशी के द्वारा, यानी 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया श्री हरिदेव जोशी के द्वारा। यह भी मुख्यमंत्री थे। राजस्थान का 7वां संभाग की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से इतनी सारी जानकारी यहाँ पर देखी है। सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है जगन्नाथ पहाड़िया, बेरू सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खां। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। यहाँ पर विकल्प सी आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प सी में क्या है? हीरालाल देवपुरा, इसका नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। और हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सबसे कम कार्यकाल था इनका 16 दिन का। और भैरू सिंह शेखावत की बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको याद रखना है, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनके शासनकाल में मध्यावधि चुनाव हुए। और जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। बरकतुल्ला खां के बारे में आपको याद रखना है, राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था। इनके कार्यकाल में भारत पाक युद्ध हुआ। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था का उल्लेख है? अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 214। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 214 याद रखिएगा। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, उच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है उच्च न्यायालय गठन की व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 214 में किया गया। और स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त 1949 जयपुर, 1949 जयपुर याद रखें। यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 जयपुर में। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जोधपुर में स्थानांतरित किया गया 1958 में और इसकी खंडपीठ जयपुर में है। चौथा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के राज्यपाल पद की अवधि 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक थी।
डॉक्टर संपूर्णानंद के समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये आपको यहाँ पर देखना है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प बी होगा यहाँ पर सन 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, विकल्प बी। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात करें तो मार्च 2000 में इसका गठन हुआ था और मुख्यालय जयपुर में। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कवि बंधु की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज पृथ्वीराज द्वितीय। तो कवि बंधु की उपाधि किसको मिली हुई थी? विकल्प आपका यहाँ पर ऐसा ही होगा साथियों, विग्रहराज चतुर्थ याद रखें यहाँ पर। इसके बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखो, बीसल देव के नाम से ये चर्चित थे विग्रहराज चतुर्थ, और इसका शासन 1150 से 1164 तक रहा, ये आपको देखना यहाँ पर। विग्रहराज चतुर्थ ने 1150 से 1164 तक शासन किया। अपनी राजधानी अजमेर में संस्कृत शिक्षा केंद्र की स्थापना की, यानी अजमेर में संस्कृत शिक्षा केंद्र बनवाया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा के मस्जिद के रूप में बना दिया गया, यानी बाद में इस संस्कृत शिक्षा केंद्र को 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में मस्जिद के रूप में बना दिया गया। और किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 16 खंभों का महल है। सोमदेव एक दरबारी कवि थे जिसने मतलब विग्रहराज चतुर्थ के सम्मान में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। सोमदेव एक दरबारी कवि था, सोमदेव दरबारी कवि था जिसने विग्रहराज चतुर्थ के सम्मान के लिए ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प बी होगा साथियों, विकल्प बी याद रखिएगा। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? राज्य में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, यहाँ आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। अप्रैल 1938, मार्च 1928, मार्च 1936, अप्रैल 1942। तो राज्य में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, विकल्प डी याद रखें यहाँ पर, अप्रैल 1942। कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 में स्थापित, और इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम अध्यक्ष थे और कन्हैया लाल सेठिया द्वारा इसका गठन होता है। 9वां क्वेश्चन देखो, अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था जैन परिवार में, कुमाऊत परिवार, राठौड़ वंश में, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, जैन परिवार में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ और स्नातक इन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से की। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की और चौमू के जिलाधीश बने। सेठी जी ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा? अर्जुन लाल सेठी ने कहा, अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये किसने कहा? अर्जुन लाल सेठी ने कहा इस्तीफा देते समय। सेठी ने 1905 में अजमेर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का भी गठन किया। 1905 में अजमेर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की भी स्थापना की और 1908 में जैन शिक्षा सोसाइटी का कार्यकाल जयपुर लाया गया और इसे जैन वर्धन पाठशाला का रूप दिया गया। इसे जैन वर्धन पाठशाला नाम दिया गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सैनिकों का भग्नावशेष किसको माना जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहते हैं? रायमल, राणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है।
यहाँ आपको बताना है, इसका सही विकल्प सी होगा। विकल्प सी में क्या है? महाराणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष। महाराणा सांगा को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था साथियों। विकल्प सी आपको यहाँ पर याद रखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर क्या है। 16वीं सदी में महान शासक सांगा के 80 गांवों का विवरण कर्नल टोड ने करते हुए कहा, क्या कहा? कर्नल टोड ने इसका विवरण करते हुए उसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा। महाराणा सांगा 27 वर्ष की आयु में शासक बना। मेवाड़ का सबसे बड़ा प्रतापी शासक था ये महाराणा सांगा। मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस शासक ने कहा था? गोकुललाल आसवा, चंद्रवीर सिंह, शंकरदेव राय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? चंद्रवीर सिंह। ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, इसने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन आपको याद रखना है। और इसे कहने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों, बिथोड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध तात्या टोपे, रॉबर्ट्स के बीच, कुशाल सिंह चंपावत और मोक मेसन के बीच, कुशाल सिंह तख्त सिंह के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो बिथोड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा विकल्प सी, कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच में हुआ था ये युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध याद रखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखो। यहाँ पर बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच में पाली सेक्टर में हुआ। कुशाल सिंह विजयी हुआ, ये आप यहाँ पर देखेंगे। एक और युद्ध याद रखिएगा यहाँ पर, चेलावास, जिसे गोराकाला का युद्ध भी कहते हैं, यह भी पाली में हुआ था 18 सितंबर 1857 में। किस किस के बीच में हुआ था? कुशाल सिंह और मोक मेसन के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह ने मोक मेसन की गर्दन काटकर उसे आहुआ के किले पर लटका दिया था। ये फैक्ट याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट विकल्प ए नम्रता भट्ट, याद रखें यहाँ पर। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चिल्का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्का टीला किसको कहते हैं? वह कौन सा दुर्ग है जिसे चिल्का टीला कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, विकल्प ए जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये ईगल की पहाड़ी आमेर जयपुर में है, ईगल की पहाड़ी पर है ये। और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। पुनर्निर्माण की बात करें तो यहाँ पर जयसिंह याद रखें, यहाँ पर सवाई जयसिंह का नाम याद रखना है। यहाँ पर तोपें ढालने का कारखाना स्थित है और जयबाण तोप भी यहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस तोप की स्थापना की बात करें तो सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी, जयबाण तोप की। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान इस दुर्ग की खुदाई करवाई थी, जयगढ़ दुर्ग की। और इसमें लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी भी कहते हैं। और जयगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना है, इसमें दिया बुर्ज स्थित है, दिया बुर्ज। और जयगढ़ दुर्ग में जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता था। जयगढ़ दुर्ग पानी के टांकों के लिए भी प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ का किला की बात करें तो देखो यहाँ पर इसके बारे में आपको क्या याद रखना है। नाहरगढ़ का किला, इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने 1734 में। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए इसका निर्माण होता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इस किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल निर्मित करवाए। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इस किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए।
किस किले में? नाहरगढ़ के किले में, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था 1734 में। क्यों करवाया था? मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। इसके बाद में देखो, इस नाहरगढ़ का किला का जो नामकरण किया गया था वो नारसिंह भोमिया जी के नाम पर किया गया, ये आपको यहाँ पर देखना है। और दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां हैं जो जयपुर शासकों का शमशान घाट है। तो इतनी सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखी। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद में देखो, यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पन्नाधाई शाह का तालाब कहाँ पर स्थित है? आबू, बयाना, खेतड़ी, चित्तौड़। तो पन्नाधाई शाह का जो तालाब है साथियों, ये कहाँ पर होगा? विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, खेतड़ी। खेतड़ी याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। इसके बाद में देखो और क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। पन्ना नगरी जयपुर, और पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर। पन्ना कीमती पत्थर है जिसे हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्नाधाई महाराणा उदय सिंह की दाई माँ थी, पन्नाधाई, है ना, ये भी आप नोट करें। और पन्नालाल शाह का तालाब ये खेतड़ी में है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर पन्ना शब्द के माध्यम से देखी है। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जानकारी क्या, 16वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। राजस्थान संगीत संस्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प है विकल्प बी होगा यहाँ पर, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, याद रखें, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, अमर ज्योति स्मारक की बात करें तो ये कहाँ पर है? अमर ज्योति स्मारक ये जयपुर में है। प्रथम सीमन बैंक जयपुर, जंतर मंत्र वेधशाला जयपुर, राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर, मेट्रो सिटी जयपुर, राजस्थान का मस्तिष्क जयपुर, राजस्थान का मस्तिष्क कहलाता है जयपुर, ये याद रखें यहाँ। और क्या देखना है, ढूंढाड़ का पुष्कर की बात करें तो ढूंढाड़ का पुष्कर जमवारामगढ़, राजस्थान का प्लाज्मा बैंक ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। और नकटी माता का मंदिर जयपुर, छोटी तीज महोत्सव प्रसिद्ध है जयपुर का, छोटी तीज महोत्सव जयपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा से चलित पहला एटीएम ये मनोरपुरा में लगाया गया, मनोरपुर याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण कब किया गया? 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण 1992, 1991, 1994, 1997। यहाँ आपको याद रखना है साथियों, इसका सही विकल्प बी होगा, 1991 याद रखें। 1991 में 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण हुआ। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी, टपुकड़ा, थानागाजी, नीमराना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए, भिवाड़ी, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लो साथियों, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर की बात करें तो अलवर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला अलवर। स्लेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर के लिए अलवर प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी स्थापित है अलवर में। अलवर जिले की जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। राज्य में मत्स्य विद्यालय की स्थापना की गई थी 2012-13, यहाँ पर याद रखना है 2012-13। और 19वां क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक कुल महिला साक्षरता दर किस जिले की है? अजमेर, जालौर, जैसलमेर, कोटा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प डी सही होगा, सर्वाधिक कुल महिला साक्षरता दर कोटा जिला, ये याद रखें। इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर जानकारी है सर्वाधिक कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज में देखनी है। सर्वाधिक कुल महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कुल महिला साक्षरता दर वाला जिला याद रखें यहाँ पर कोटा। कितना है? 65.9% याद रखें यहाँ पर। और जयपुर की बात करें तो 64.0%, झुंझुनू 61.0%, गंगानगर की बात करें तो 59.7%,
और न्यूनतम कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर वह जिला है जालौर 38.5%, याद रखें। इसके बाद में जैसलमेर 39.7%, फिर इसके बाद में है सिरोही 39.7, फिर इसके बाद में है बाड़मेर 40.6%। तो इस प्रकार आपको सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही महिला साक्षरता दर याद रखनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH52, NH 168, NH 48, NH 11। तो राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकल्प सी होगा यहाँ पर, NH 48, याद रखें, विकल्प सी। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी ये जोधपुर में है, स्थापना 1985 में की गई। और काजरी की स्थापना की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 1952 में मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र के रूप में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। और 1959 में इसका नाम केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान काजरी कर दिया गया। यह संस्था मरुस्थल में पेड़ पौधे, चारागाह, पशु भूमि, मृदा, जल संरक्षण का कार्य करती है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है घग्गर नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियाँ, पाली के गोरैया गांव की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश में शिमला की शिवालिक पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, विकल्प सी होगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में शिमला की शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है, विकल्प सी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन, राजियारा सोरठा के साहित्यकार कौन है? राजियारा सोरठा के साहित्यकार कृपाराम खीड़िया, कान्हा व्यास, वीरभान रत्नू, भाव भट्ट। सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प ए, कृपाराम खीड़िया, याद रखें, विकल्प ए सही होगा। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, मक्का से आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? तो वह लोक देवता कौन है, वह संत कौन है? तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, रामदेव जी। पर महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे अपन बात करें ऊँटों के लोक देवता की, तो वह कौन सा लोक देवता है? पाबू जी। बरसात का देवता मामा देव, छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाने जाते हैं इलो जी, भूमि रक्षक देवता भोमिया जी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वीरातरा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वीरातरा माता का मंदिर नागौर में, चौटन बाड़मेर, जयपुर में, पुष्कर अजमेर। यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, चौटन, याद रखें यहाँ पर, चौटन बाड़मेर, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी देखो, दधी माता के मंदिर की बात करें तो दधीमती माता का मंदिर घोट मांगलोद नागौर में है, रोल गांव के पास घोट मांगलोद दो छोटे छोटे गांव है, और इन दोनों गांवों की सीमा पर दधीमती माता का मंदिर स्थापित है, और इस क्षेत्र का नाम कपालपीठ भी है। ये जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी, वीरातरा माता की बात करें तो इसका मंदिर कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर, याद रखें, चौहटन बाड़मेर पहाड़ी क्षेत्र के बीच माता का मंदिर है, और चैत्र भाद्रपद और माघ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेला भरता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मांजल रात ग्रंथ के लेखक कौन है? मांजल रात ग्रंथ के लेखक रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, अगरचंद नाहटा, सूर्यकरण पारिक, पंडित किशनलाल श्रीधर। तो मांजल रात ग्रंथ के लेखक यहाँ आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए, रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। और देखो 27 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हाथल गांव सिरोही, बसंतगढ़, रोहिड़ा गांव सिरोही, पिंडवाड़ा। विकल्प सी होगा यहाँ पर, रोहिड़ा गांव सिरोही, याद रखें, विकल्प सी।
और यहीं पर आपको याद रखना है गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म हुआ था हातल गांव सिरोई। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान कहाँ पर है? रोइड़ा गांव सिरोई। इसके बाद में देखो हम यहाँ पर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं। यहाँ पर देखो गौरीशंकर हीराचंद ओझा रोइड़ा गांव सिरोई में जन्मे। उपनाम क्या था इनका? राजस्थान का गिरिबन। उपाधियाँ साहित्यकार वाचस्पति के नाम से जाने जाते थे, इनकी उपाधियाँ हैं ये। और प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय लिपिमाला, सोलंकियों का इतिहास, सिरोही का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, ये सब प्रमुख ग्रंथ है इनके। और राजस्थान का मासिन राम कहलाता है। राजस्थान का मासिन राम माउंट आबू को कहते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर आपको याद रखना है 1031 में विमल शाह के द्वारा आबू में यानी माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है खंभों का अजायबघर किसे कहते हैं? खंभों का अजायबघर माउंट आबू, दिलवाड़ा, रणकपुर, दौसा। तो खंभों का अजायबघर की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प सी, रणकपुर। और कितने खंभे याद रखेंगे यहाँ पर? 1444 खंभों का घर रणकपुर को ही कहते हैं। और वेश्याओं का मंदिर भी रणकपुर है। और रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है टोडरॉक, ननरॉक किस झील किनारे हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर नक्की झील, विकल्प सी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंदूरा वाद्य यंत्र के कितने तार लगे होते हैं? तंदूरा वाद्य यंत्र 7, 10, 4, 15। विकल्प सी 4 तार लगे होते हैं तंदूरा वाद्य यंत्र के। और कांबड़ जाति यानी तंदूरा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और ये सीरीज अपने मित्रों तक भी शेयर करें जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मित्रों को इस सीरीज से फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।